नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु। अध्यक्ष टाइम्स नाउ ना भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन देखिए सबसे पहले 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज देश को देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। हाईवे से राज्य के 9 जिले जुड़े। करीब 22,495 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन सी 130 हरक्यूलिस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, फिर आधे घंटे का एयर शो भी होगा। सुखोई, जगुआर और सूर्य किरण युद्धक विमान एक्सप्रेस वे पर टच डाउन करेंगे। कैग का पहला ऑडिट दिवस आज। पीएम मोदी समारोह को करेंगे संबोधित। कैग के कार्यालय में सरदार पटेल की प्रतिमा का भी होगा अनावरण। श्रीनगर के हैदरपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 1 नागरिक की मौत। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आज उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को करेंगे संबोधित। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गाजीपुर से आजमगढ़ तक आज अखिलेश यादव की चुनावी विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, समाजवादी कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पुष्प वर्षा कर करेंगे सांकेतिक उद्घाटन। पंजाब चुनाव से पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान। कहा वो खुद नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो बुद्धिजीवियों और पंजाब के हित में काम करने वाले लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। बिहार, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी AIMIM। पार्टी प्रमुख ओवैसी का ऐलान। राजस्थान में साल 2023 के आखिर में चुनाव होने हैं। आज 2 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। 1 महीने के अंदर गोवा में केजरीवाल की ये तीसरी यात्रा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई नेता आप में शामिल हो सकते हैं। त्रिपुरा में मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना को केंद्र सरकार ने बताया अफवाह। कहा तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की साजिश रची गई और कई शहरों को दंगों की आग में सुलगाया गया। बिहार के मधुबनी में RTI एक्टिविस्ट और पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या के मामले में एक महिला समेत 6 आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरावती दंगे मामले में बीजेपी नेता अनिल बोंडे और तुषार भारती गिरफ्तार। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद नागपुर में धारा 144 लागू। कहीं भी एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को जुटने पर पाबंदी। पुलिस ने बढ़ाई गश्ती। पटना के खगौल में सेना का जवान गिरफ्तार। जवान पाकिस्तान की एक महिला को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां करता था साझा। सेना प्रमुख MM नरवणे आज से 5 दिनों के इजरायल दौरे पर हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इजरायली आर्मी के अहम लोगों से सेना प्रमुख मुलाकात भी करेंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत के आधिकारिक दौरे पर आएंगे रूस के PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के सैन्य संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू की है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के सारंग ने दम दिखाया। दुबई एयर शो में 20 देशों के पवेलियन, 160 कॉमर्शियल, मिलिट्री और प्राइवेट जहाजों का प्रदर्शन हुआ। बोइंग के 777X और बम्बार्डियर के ग्लोबल 7500 एयरक्राफ्ट की भी एयर शो में नुमाइश की गई। तालिबान की सेना ने काबुल में शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिकी हथियारों से मिलिट्री परेड की गई। परेड में अमेरिका निर्मित M117 बख्तरबंद सुरक्षा वाहन भी दिखे। M4 असॉल्ट राइफल से लैस जवान भी परेड में दिखे। यूरोप में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। एक हफ्ते में 20 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक वैक्सीनेशन वाले क्षेत्रों में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस पर चिंता जाहिर की है। पूर्वी यूरोप के देशों में कोरोना के ज्यादा केस बढ़े हैं। आज से CBSE बोर्ड के 12वीं क्लास के टर्म 1 एग्जाम शुरू होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे और उन्हें 90 मिनट में सॉल्व करना होगा। कल से 10वीं की परीक्षा होगी। हरियाणा के CM ने फसलों के नुकसान पर किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाई है। सरकार ने किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 25% बढ़ा दी है, जिसके मुताबिक 10,000 रुपए की मुआवजा राशि को अब 12,500 कर दिया गया है।
यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाली बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। 3 दिसंबर तक आवेदन की तारीख है। बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए पंजाब में सुनहरा मौका है। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 2789 पदों पर क्लर्क की भर्ती निकली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर शाम 5 बजे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2021 है। एसबीआई खाता धारक बिना 4 अंकों के नंबर के एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे कैश। बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के लिए 4 अंकों के ओटीपी को अनिवार्य कर दिया है। एटीएम से ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए नया नियम लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सबसे बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन अपने आप में काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी सुपर हरक्यूलिस के जरिए एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी के सामने एयर शो भी होगा, जिसमें वायुसेना के कई लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि आज का दिन खास क्यों होने वाला है। एक्सप्रेसवे पर एयर शो होगा, C-30J से लैंडिंग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं आज का पूरा कार्यक्रम। दोपहर 1:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। पीएम का पूर्वांचल पथ जो जनता को समर्पित होगा। दोपहर 2:50 पर मिराज 2000 की लैंडिंग होगी। ये टच ऑफ होगा और उसके बाद 2:55 पर आप देखिए AN-32 से मिराज की लैंडिंग की जाएगी। फिर दोपहर 3:05 पर मिराज, सुखोई और जैगुआर का फॉर्मेशन जो एयर शो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद 3:07 पर AN-32 का टेक ऑफ इसी पूर्वांचल पथ से होने जा रहा है। और 3:10 पर मिराज का टच डाउन टेक ऑफ 3:10 पर, यानी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको छूते हुए दोबारा से उड़ान भरेगा। दोपहर 3:12 जगुआर का टच डाउन टेक ऑफ होगा। और तो पर 3:70 पर सुखोई 30 अपना करतब दिखाएगा कि कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे किए जाते हैं। साथ ही सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का करतब भी यहां पर 3:28 पर आपको देखने को मिलेंगे। 3:45 पर C-130J सुपर हरक्यूलिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे और C-130J से यानी सुपर हरक्यूलिस से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लैंड करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है सबसे बड़ी सौगात। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है अपना सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं, उनमें ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है, वहीं आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर 5 रैंप प्लाजा होंगे, 271 अंडरपास होंगे और ये जो पूरी 3.75 मीटर की चौड़ाई की सर्विस लेन जो है वो दोनों तरफ बनाई जाएगी। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और ऐसी बहुत सारी खासियत है जो इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती है। और ख़ास बात यह है कि ये पूरे यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो सबसे ज़्यादा लंबा है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे था और उसकी लंबाई जो है वो करीब 300 से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरे यूपी का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से होकर गाजीपुर तक जाएगा, जिसके बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे जिनकी दूरी अब जो पहले 8 से 10 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे में होती थी, वो अब घटकर 5 से 6 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब बताते हैं कि 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की शुरुआत लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर चांद सराय गांव से होगी, जो बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाएगा।
ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच यात्रा के समय तो आधे से भी कम कर देगा। अभी जहां ये दूरी लगभग 10 घंटे में पूरी होती है, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ये दूरी 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा और जल्द ही कई और जिले भी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। अगर आप लखनऊ से पूर्वांचल के किसी भी हिस्से में जाते हैं, चाहे वो लखनऊ से आप बाराबंकी जाते हैं, गाजीपुर जाते हैं, मऊ जाते हैं, आजमगढ़ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, या फिर अगर इस बेल्ट की हम बात करें तो चाहे आप सुल्तानपुर जाएं या फिर उसके आसपास के ज़िलों में जाएं, तो उसकी जो दूरी है वो निश्चित तौर पर कम हुई है। सुविधाएं बढ़ी हैं और साथ ही साथ जो समय पहले 8 से 10 घंटे का लगता था, उसी दूरी को आप अब 5 से 6 घंटों में तय कर पाएंगे। और ये ना सिर्फ पूरे विकास के लिए सहयोगी होगा, ज़रूरी होगा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ के आसपास की जो इकॉनमी है वो भी बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो किसान हैं उनको अपने जो सामान हैं, फसलें हैं, उसको दूरदराज इलाकों तक पहुँचाने में जल्दी और सुविधा भी होगी। योगी सरकार गोरखपुर से 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान कर रही है, जो आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ेगा। रामनगरी अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर का लिंक रोड तैयार होगा, जो अयोध्या से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। बलिया को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है। बक्सर से वाराणसी तक करीब 120 किलोमीटर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनेगा। इससे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया समेत दर्जन भर जिले इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो चुका है और आने वाले समय में जब ये लिंक एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो फिर लखनऊ के कई जिलों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली से अब गाजीपुर जाना भी काफी आसान और आरामदायक हो जाएगा। दिल्ली से गाजीपुर जाने के लिए आप सबसे पहले ताज एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और अंत में नया तैयार हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि 341 किलोमीटर लंबा है। इन तीनों एक्सप्रेसवे का सफर कर आप सिर्फ 10 घंटे में ही दिल्ली से गाजीपुर पहुंच जाएंगे। पहले ये दूरी तय करने में 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। 22,494 करोड़ में तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे की और भी कई खूबियां हैं। आपातकाल की स्थिति में लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। 2 दिन पहले वायुसेना के विमान को भी इस हवाई पट्टी पर लैंड कराया गया। रविवार को भी वायुसेना के विमान C-130 हरकुलस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो पट्टी है वो भी बनाई गई है कि अगर आपातकाल में लड़ाकू विमान उतरना चाहें तो उसके लिए जो जगह है अरवल कीरी करवत, यहाँ पर 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है और इसके जरिए लगातार जो लड़ाकू विमान हैं वो उतर भी रहे हैं। चाहे हम राफेल की बात करें, MiG-21 की बात करें, सुखोई की बात करें या फिर बोइंग जैसे बड़े और हैवी विमानों की बात करें, तो लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं और करतब दिखा रहे हैं कि जब प्रोग्राम होगा उस दिन भी ये सभी विमान जो हैं इसको रनवे पटरी टू टच करके निकलेंगे। अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स ने बाकायदा अपना पूरा कैंप बनाया हुआ है और सभी बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखें तो ना सिर्फ राडार सिस्टम बल्कि उसके साथ साथ तमाम वो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं जो किसी भी हवाई जहाज या फिर लड़ाकू ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होता है। इस एक्सप्रेसवे के कैरिजवे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास बनाए गए हैं। तो बस कीजिए कुछ ही घंटों का इंतजार। देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश को सबसे बड़ा त्योहार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आजमगढ़ तक चुनावी विजय रथ यात्रा निकालेंगे और अखिलेश यादव के साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश इस विजय रथ यात्रा को निकालकर राज्य में जन समर्थन जुटाएंगे और इस दौरान वो वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि आज पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला कार्यक्रम शेड्यूल है, जिसकी वजह से गाजीपुर प्रशासन ने अखिलेश को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया है
कि वो तय कार्यक्रम के हिसाब से रोड शो निकालेंगे। और इस पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है उस हर जिले में आज समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। तो वहीं नैनीताल में कल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर हुए हमले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। एक नामजद समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी आज नैनीताल से सलमान खुर्शीद के घर जाएगी और छानबीन करेगी। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम और आईसिस से करने से नाराज लोगों ने कल उनके घर पर हमला किया था। और ये बताया जा रहा है कि पहले कुछ लोग सलमान खुर्शीद के घर के बाहर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद अचानक उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। आरोपियों ने घर के शीशे तोड़ दिए और दरवाजे पर आग लगा दी, जिसे जल्द ही बुझा दिया गया। पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ हैं। सर, आपके नैनीताल के आवास पर आगजनी हुई है, हमला हुआ है। सर, कौन लोग हैं? क्या आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट हुई है? क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, मेरी शिकायत किताब में जो लोगों ने, आप लोगों ने सबने नोटिस की है, वो बोको हराम, आईसिस और हिंदुत्व के बारे में थी। तो अब आप तय कर लीजिए कि उनमें से 3 में से किसने ऐसा किया होगा और क्यों किया होगा। उनके पास बाहर पोस्टर्स, झंडे सब कुछ थे। उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है उन्होंने ऐसा किया, इसलिए कि मैंने जो मैंने कहा वो साबित हो गया। मैंने ये कहा कि ऐसी सोच और ऐसी धारणा गलत है, और वो धारणा अगर मज़हब को इस्तेमाल करती है, मज़हब का उपयोग करती है, तो और भी गलत है। और मज़हब का दुरुपयोग करने वाले एक तरफ अगर हिंदुत्व वाले हैं तो दूसरी तरफ हमारे विश्व में और वैसी शक्तियां हैं जो ऐसा करती हैं, और उसमें बोको हराम है और आईसिस है। और लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन 2 तो हैं कम से कम। सर, आपकी तरफ से क्या कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की जाएगी या फिर कुछ? ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे। ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे तो आरएसएस के खिलाफ करेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ करेंगे। क्यों करेंगे? चर्चा चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो क्यों ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे? सरकारी लोग कुछ करना चाहेंगे, वो सरकारी लोग करेंगे। हम क्यों कंप्लेंट करेंगे? हम किसी को सज़ा नहीं देना चाहते, हम सज़ा देना नहीं चाहते, हम सज़ा सहना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पे चलते हैं। चलिए अब 1 मिनट में देखते हैं कुछ और खास खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। मिशन उत्तराखंड पर गए जेपी नड्डा का आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। सुबह 10 बजे वो लोकतंत्र सेनानी सुभाष छावड़ा से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद 10:30 बजे रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में शहीद उधम सिंह और 11 बजे आम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 11:30 बजे आशीर्वाद बैंकेट हॉल में बंगाली समाज के साथ उनका संवाद कार्यक्रम है। इसके बाद वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन करेंगे। दोपहर 1 बजे उनकी प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होने वाली है। इसके बाद वो कोर ग्रुप की बैठक को भी संबोधित करेंगे। फिर दोपहर करीब 3 बजे प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो एक अहम बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के गाजीपुर से आजमगढ़ तक चुनावी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश इस विजय रथ यात्रा को निकालकर राज्य में जन समर्थन जुटाएंगे। इस दौरान वो वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि आज पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला कार्यक्रम शेड्यूल है, जिसकी वजह से गाजीपुर प्रशासन ने अखिलेश को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो तय कार्यक्रम के हिसाब से रोड शो निकालेंगे। इस पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है, उस हर जिले में आज समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी।
बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मंत्री से लेकर राज्य भर के डीएम एसपी शामिल रहेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें हाल ही में राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर घटनाओं पर चर्चा होगी। गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से न सिर्फ चर्चा करेंगे, बल्कि हर उस बिंदु को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से बिहार में अवैध तरीके से शराब बिक रही है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये समीक्षा नहीं, भिक्षा बैठक है। अधिकारियों से पूछा जाएगा तुम कितना लाए हो, जो भिक्षा नहीं लाएगा उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर गोवा पहुंच रहे हैं। आज और कल वो 2 दिनों तक गोवा में ही रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि वो शाम 7 बजे बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्ण राव राणे को आम आदमी पार्टी में शामिल कराएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने गोवा दौरे में कल टैक्सी ड्राइवरों के साथ मीटिंग करेंगे। गोवा में टैक्सी चालकों का संगठन वोटों के मामले में काफी अहम माना जाता है। उनसे मिलकर केजरीवाल उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस महीने अरविंद केजरीवाल का ये तीसरा गोवा दौरा है। इससे पहले वो 1 नवंबर को गोवा गए थे और कई बड़ी चुनावी घोषणाएं की थी। वहीं 7 नवंबर को उन्होंने गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट के संयोजक पुती गोवानकर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में उतरेगी। एक दिन पहले जयपुर पहुंचे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में अगले 1.5-2 महीने में AIMIM को लॉन्च किया जाएगा। पार्टी लॉन्च करने के साथ ही राजस्थान कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इस दौरान 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका भी खुलासा किया जाएगा। हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम राजस्थान में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे और 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च होगा। वहीं ओवैसी ने क्षेत्रीय दलों के साथ संभावित गठबंधन की किसी भी योजना का खुलासा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो वर्तमान में राज्य में पार्टी की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि संभावित गठबंधन पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगा। और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।